बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खुशामदीद। तुर्की के सबसे खूबसूरत मकाम, सबसे तारीख़ी मकाम, सबसे तारीख़ी ज़िले सुल्तान अहमद के सबसे खूबसूरत मकाम ब्लू मॉस्क मेरे पीछे है और मेरे सामने जो चीज़ है वो आपको दिखाता हूँ। आया सूफिया की वो मस्जिद है कि जो इससे पहले जब मैं दिसंबर 2017 में आया तो ये एक चर्च था, लेकिन अब ये एक मस्जिद है जहाँ से अजान की आवाज़ गूंजती है। ये एक म्यूज़ियम था जहाँ से कलीसा की आवाज़ें गूंजती थी, कलीसा का घंटा बजा करता था। तुर्की के कोर्ट के फैसले के नतीजे में अब ये मस्जिद जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। ये मकाम जो है वो कन्वर्ट हो चुका है और अब मस्जिद बन चुका है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, इंतहाई सीनियर पैनल है, तुर्की से मुताल्लिक़ है। तुर्की में कैसे आ सकते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तमाम ही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और ख़ास तौर पर तारीख़ पर तो ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ऐसे तारीख़ी मकाम पर खड़े हों और तारीख़ का तज़किरा ना किया जाए तो प्रोग्राम अधूरा महसूस होगा। हमारे साथ हैं मोहम्मद उस्मान साहब, डायरेक्टर न्यूज़ हैं नियो टीवी के, और साथ साथ प्रोग्राम हरफ़े राज के को होस्ट भी हैं। उस्मा अल करीम ने हमें ज्वाइन की है, तुर्की में ही रिहाइश पजीर है लेकिन पाकिस्तान से मुताल्लिक़ है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, जियो न्यूज़ से बहुत तवील अर्से तक मुताल्लिक़ है। मेरे ख्याल है अब भी हैं, पूछ भी लेते हैं उनसे जब उनके पास जाएंगे। और हमारे साथ हैं फैसल अजीज़ खान साहब, तुर्की का जो सरकारी टीवी है TRT उसके साथ मुंसलिक है। एक पाकिस्तानी कैसे तुर्की के सरकारी टीवी के साथ मुंसलिक है, उन्हीं से पूछेंगे। क्या ये उर्तगल गाजी तो नहीं बना रहे, इनसे पूछ ही लेंगे। उस्मान साहब से शुरू करते हैं। उस्मान साहब, एक बहुत ही खूबसूरत पीछे जब हम लास्ट टाइम आए थे दिसंबर में 2017 के, आप भी हमारे साथ थे, ये एक हमने देखा था म्यूज़ियम था उस वक़्त, चर्च था, म्यूज़ियम था, मस्जिद का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। अब ये मस्जिद है। कैसा जज्बा महसूस करते हैं जब यहाँ पर आप आते हैं और आप देखते हैं कि एक जो है वो तारीख़ी इमारत अब एक मस्जिद में तब्दील हो चुकी है, जो मुसलमानों का दरीना मुतालबा भी था, ख्वाहिश भी थी, जिसकी तकमील अब हो चुकी है। क्या तारीख़ है इसकी, क्योंकि आपने न्यूज़ बुलेटिन में तो बहुत दफ़ा चलाया, कुछ तारीख़ के मुतालिक बताइएगा, ब्लू मॉस्क की भी जहाँ से मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया, और आया सूफिया की इस मस्जिद से मुतालिक भी। देखिए, जिस इलाके में हम खड़े हैं ये एक खिलाफत उस्मानिया की एक पूरी तारीख़ है कि ये जो आप ब्लू मॉस्क जो है उस वक्त सुल्तान ने ये बनाई थी। और आप पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर जो ड्रामे देखते हैं, मतलब एक बड़ा मशहूर ड्रामा हुआ था मेरा सुल्तान, उसके अंदर भी इस मस्जिद की तमीर के हवाले से जो है वो सरगर्मी दिखाई गई, किस तरीके से मस्जिद जो है वो तमीर हुई। और अब जब आपने अब ख़ुद ही इस बात का हवाला दिया कि 2017 में जब हम यहाँ आए थे तो इस वक्त ये जो आया सूफिया था एक म्यूज़ियम था, और उसके बाद जो है ये एक मस्जिद बनी है। तो जब ये इसको मस्जिद में तब्दील किया गया, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, यहाँ के मुसलमानों की एक पुरानी ख्वाहिश भी थी, दरीना ख्वाहिश भी थी, उसको अमली जामा यहाँ के सदर तैयब उर्दवान साहब का मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट है। और वो जो लम्हा था, आप देख रहे होंगे दूर दूर से जो है तुर्की से और तुर्की के बाहर से लोग यहाँ पे आए, और उन्होंने उस लम्हे में जब अजान दी गई, इसके आया सूफिया के मीनारों से जो अजान की आवाज़। मैं रिजवान साहब से दरखास्त करूंगा, रिजवान साहब आप हमें छोड़ दीजिएगा, आप मस्जिद को फोकस कीजिएगा, ब्लू मॉस्क को भी फोकस कीजिएगा, उस्मान साहब गुफ्तगू करते रहेंगे, उस्मान साहब बयान कीजिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो लम्हा था वो ऐसा एक लम्हा था कि आंखों में आंसू थे कि जी एक अरसे के बाद जो है ये मस्जिद आबाद हो रही थी, उसमें अल्लाह अकबर की सदाएं जो थी वो गूंज रही थी। तो ये जो था एक ऐसा लम्हा था कि जो पूरी उम्मत के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा था, और एक एहसास था हमारी अज़मत रफ्ता की तरफ लौट जाने वाला। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तारीख़ जो है वो आपको बताती है, आपके अरूज की दास्तान भी जो है वो आपके सामने आती है कि जो मुसलमानों ने इन पूरे ख़ित्ते के अंदर कई बड़े आज़मों पर हुकूमत की, और वो क्या ज़रूरी असूल थे जिसको लेके वो चले, और एक इस्लाम का पैगाम जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचा, और उसमें खिलाफत उस्मानिया का बड़ा किरदार। और आज तक पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं, कुर्रतुल उस्मान को देख रहे हैं, आपने उससे पहले अर्तुगरुल गाजी की पूरी ड्रामा सीरीज़ देखी। मैं समझता हूँ कि इन सीरीज़ की वजह से आपको अपने माजी से कनेक्शन जो है वो मिला, कि आप ये देखने पर वो जो आपको हुए कि भी कितनी रिच तारीख़ है मुसलमानों की, और खिलाफत उस्मानिया की कितनी रिच तारीख़ है, और आप कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। यही वजह है कि पाकिस्तानी जब तुर्की के अंदर आते हैं, हमने देखा है कि जी हर तरफ हमें एक वेलकम कहा जाता है, एक मोहब्बत का एहसास है, एक जो जज्बा है पाकिस्तानियों को लेकर, और वो उस खिलाफत को लेकर कि उस खिलाफत को जब कड़ियाँ तोड़ी जा रही थीं, मुसलमान उम्मा का शराज़ा बखेरने की साजिश की गई थी इस खिलाफत को तोड़कर, तो उस वक्त जो बरसगीर के मुसलमान जो थे वो इस तहरीक के हक़ में खड़े हुए थे। मुसलमान औरतों ने अपने जेवर बेच के जो है इसमें पैसे इस चंदे में जमा करवाए थे। तो आज तक तुर्क कौम जो है उस जज्बे की कदर करती है, और आपकी इज़्ज़त में जो है वो इजाफे
मुनाफे का बायस बनता है, तो वो एक कनेक्शन नज़र आता है कि यार हम एक उम्मत हैं। उस एक उम्मत है। उस्मान साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। ज़ाहिर है तारीख मैंने आप ही से पूछनी है, आप ही से बात करनी है। उस्मान अल करीम से कुछ बात कर लें। पाकिस्तान में तवील अरसे तक लोग आपको जियो टीवी पे देखते रहे। आज जियो तो नहीं लेकिन नियो टीवी पे लोग आपको देखेंगे। कैसे आपका तुर्की आना हुआ? क्योंकि यहाँ उस्मान साहब ने जब आपको मदऊ किया तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ रीलोकेट कर गई हैं, यहाँ पर आप मुस्तकिल आ गई हैं, इमिग्रेशन आपने करवा ली है, बच्चों के साथ और अपने शौहर के साथ आप यहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं। ये तुर्की शिफ्ट होने का ख्याल क्यों आया? दुनिया तो हमारे जहन में तो कामयाबी ये है कि हम अमेरिका पहुँच जाएँ, बरतानिया पहुँच जाएँ या कनाडा चले जाएँ, जहाँ समझा जाता है कि थोड़ा सा आसान है, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ। यहाँ तुर्की कैसे आना हुआ आपका? मेरे ख्याल से आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि समझा जाता है कि इन ममालिक में जाना आसान है, लेकिन मेरे ख्याल से तुर्की में इमिग्रेशन बहुत आसान है। पहली चीज़ तो इससे खूबसूरत इतना है, मतलब कौन है आप में से कौन होगा जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इस्तांबुल शिफ्ट हो सकता हो और वो ना हो। तो यस, खूबसूरत जगह थी, अच्छे लोग थे, प्यारे लोग थे, और सबसे बड़ी बात जो हमें प्लस पॉइंट लगा वो ये था कि यहाँ पे पेरेंट्स का इमिग्रेशन भी बहुत आसानी के साथ हो जाता है, तो हमें अपने वालिदैन को पीछे नहीं छोड़ना पड़ेगा। यूएस, कनाडा और यूके की तरह जहाँ पे बहुत तवील अरसा लगता है। मैं जियो से अभी भी वाबस्ता हूँ पार्ट टाइम। मैं आपसे सारी बात सुनता हूँ ना कि आप यहाँ पे कर क्या रही हैं, लोगों को पता लगे कि पाकिस्तान से एक एंकर आके यहाँ पे कर क्या रही हैं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद जो है वो एंकर्स किसी जो है वो ऐसे खलाई मखलूक की तरह होते हैं कि जो जिनकी ज़िंदगी का अपना कुछ नहीं होता। क्या मौका था कि जब आपको ख्याल आया कि आपको और आपके हस्बैंड को, आपकी फैमिली को तुर्की शिफ्ट होना चाहिए? कोई मौका ऐसा तो आया होगा ना, कोई घर में बैठ के डिस्कशन हुई, कोई जो है वो किसी ने कहा कि तुर्की चले जाओ, या यहाँ घूमने आए हुए थे फिर सोचा कि यहीं रह जाए? बस यही हुआ, हम लोग यहाँ घूमने आए हुए थे और एक जगह पे हम बैठे, वहाँ एक और पाकिस्तानी फैमिली थी और उनसे पूछा, वो 3 साल से यहाँ रह रहे थे, बस उनसे थोड़ी सी हमने डिस्कशन की, हमने कहा हम यहाँ रह सकते हैं आराम से, तो बस मूव हो गए। इट वाज जस्ट लाइक अच्छा, कितना महंगा था तुर्की मूव होना? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मुल्क से बाहर जाना, घूमने के लिए भी जाना बहुत महंगा होता है। ये तो थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी आपने बताया कि शायद 20,000 रुपये का टिकट आपको कराची का पड़ता है। बड़ी हैरानगी की बात है, बहुत सारे लोगों के लिए जज्बे की बात भी होगी कि चलो तुर्की देख कर आते हैं। अगर 20,000 का टिकट पड़े वो भी ज़रूर बताइएगा। कितना महंगा पड़ा आपको तुर्की आना? अरबों रुपये लेके आए वहाँ से? क्योंकि एंकर तो सुने बहुत अमीर होते हैं। नहीं, बहुत सारी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अमीर अगर इंसान सिर्फ रुपए पैसे से ना हो तो मैं तो वाकई बहुत अमीर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत सारी मोहब्बत और चाहने वाले लोग हैं। यहाँ पे येस, पेगासस एयरलाइन से अगर आप कराची से ट्रैवल करते हैं तो वन वे 20,000 रुपये का टिकट पड़ता है, अगर आप 1-2 महीना पहले बुक करा लें तो येस, टिकट सस्ता हो गया है बहुत ज़्यादा। तो अब आप कराची दुबई जैसे सफ़र करते थे ऐसे अब आप कराची इस्तांबुल सफ़र कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपने क्या किया था? जियो टीवी से वाबस्तगी का आप बता रही थी, वो अभी आप जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के किसी इदारे के साथ मुंसलिक हैं, या यहाँ पर सिर्फ घरदारी कर रही हैं, यहाँ पर जॉब कर रही हैं? नहीं, वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट, तो ये बात तो आई थिंक हम सब जानते ही हैं मीडिया के लोग। यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो क्योंकि वर्क फ्रॉम होम पे है तो मैं पार्ट टाइम कर रही हूँ, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो मैं इस वक्त हाउस वाइफ ही हूँ और मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ हाउस वाइफ, क्योंकि मैं सुबह घूमने निकल जाती हूँ, शाम में घर आ जाती हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बेटी जो है वो एक और वजह जो आने की थी वो ये थी कि ऐसे मेरी बेटी जब 12.5 साल की थी तब हमने यहाँ की रेजिडेंसी ली थी और वो पूरे शहर में अपना ट्रैवल पास लेकर अकेले घूम सकती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। तो ये सिक्योरिटी और ये एक, और इससे उनकी पर्सनालिटीज़ में भी बहुत फ़र्क आता है। अगर मैं आपसे कहूँ एक जुमले में इसको एक्सप्लेन करूँ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पर बहुत बेहतर है। जो हम कह लें कि आप जो एक्सपेंसेस हैं मंथली उसके अगेंस्ट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमको मिलती है वो यहाँ पर बहुत बेहतर है। अच्छा उस्मा, मैं आपसे दोबारा बात करता हूँ। मैं आता हूँ फैसल करीम साहब, फैसल अजीज़ साहब से मैंने बात करनी है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, लेकिन एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद आऊँगा तो बहुत सारे सवालात अभी रह गए उस्मा अल करीम साहबा से। उसकी वजह ये है कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये रीलोकेट कर गई हैं, ये जर्नलिज्म का कैरियर जो है वो यहाँ से जियो टीवी की नुमाइंदगी ज़रूर कर रही हैं। वो तमाम बातें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर सुना यहाँ पे बहुत है, बच्चों की तालीम का एक मसला होता है, यहाँ के माहौल से, यहाँ के खानों से किस तरीके से वो फेमिलियर हुई हैं और पाकिस्तान के बारे में यहाँ के लोग क्या जज्बा रखते हैं, ज़रूर पूछेंगे। और फैसल अजीज़ साहब की तरफ चलेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। आया सूफिया का तारीखी म्यूज़ियम जो अब मस्जिद में तब्दील हो चुका है, उसके साए तले बैठे हैं सामने हमारे ब्लू मॉस्क के रिजवान जलाल साहब। आपको मौका लगेगा तो ज़रूर दिखाएंगे। हमारे साथ एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जो इस वक्त भी जर्नलिस्ट हैं और तुर्की के सरकारी टीवी से मुंसलिक हैं, उन्हीं से बात करते हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आप इतने रश वाले इलाके के अंदर, क्योंकि हम जब कल एयरपोर्ट से आए थे तो यहाँ बहुत रश था, बड़ी मुश्किल से आया। पार्किंग कैसे मिली ज़रूर बताइएगा। ये बताएं कि पाकिस्तान और तुर्की के अंदर क्या जर्नलिस्टों के हालात एक जैसे हैं? वहाँ तो हम सुनते हैं कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जर्नलिस्ट के पास ट्रेनिंग नहीं है, जर्नलिस्ट के पास काम नहीं है, बहुत सारे बेरोज़गार हो चुके हैं, मीडिया पे पाबंदियाँ हैं और पता नहीं क्या क्या। ये सारी बातें कुछ हकीकत भी होती हैं, कुछ जो है वो हम लोग ज़ाहिर है कि हमारे हाथ में कलम है, हमारे हाथ में माइक है, तो हम अपनी मर्ज़ी से बात कर भी लेते हैं। क्या यहाँ पर माहौल है? जर्नलिस्ट के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अगर सिर्फ TRT अपॉर्चुनिटी है या और भी है? नहीं, देखिए, सबसे बड़े, जैसे आपने अभी कुछ देर पहले भी कहा था, लैंग्वेज बैरियर बहुत है। इंग्लिश के यहाँ नेटवर्क्स या अखबारात या चैनल्स बहुत कम हैं। 2 टोटल, एक TRT वर्ल्ड मिला के और एक प्राइवेट चैनल है जो कि बहुत ही एक छोटा सा चैनल है। तो लैंग्वेज की वजह से इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन वैसे जर्नलिज्म देखा जाए तो मतलब आपने पहले ही बता दिया, मैं सरकारी टीवी से वाबस्ता हूँ, फिर आप मुझसे पूछते हैं कि सहाफ़त कितनी आज़ाद है यहाँ पे। तो बहरहाल जो है, अगर आप देखें तो क्रिटिसिज्म यहाँ पे भी है सहाफ़त के ऊपर। लेकिन मैं अपनी बात करूंगा, हमें जनरली स्पीकिंग आज़ादी है। हम जैसे कोई और इंटरनेशनल नेटवर्क काम करता है, चाहे वो अल जज़ीरा हो, चाहे BBC हो, हमें स्टोरी कवर करने की आज़ादी है। कुछ रेड लाइंस बहरहाल जिस जगह आप काम कर रहे होते हैं उस जगह के हिसाब से हर जगह मौजूद होती हैं। आप कुछ चीज़ों को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक टर्किश स्टेट चैनल पे काम कर रहे हैं तो आप टर्की की स्टेट के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ या टर्किश स्टेट के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते, ना करनी चाहिए। आप बताते खुद अगर एक स्टेट चैनल में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उनकी स्टेट पॉलिसी एग्री कर रहे हैं, तभी तो आप अपना मुल्क छोड़ के यहाँ आए हैं। तो वो जाहिर है कुछ रेड लाइंस हैं। मैं उनको पाबंदियाँ उस तरह नहीं कहूँगा, मैं रेड लाइंस कहूँगा जो एक हर चैनल का, हर इंटरनेशनल नेटवर्क का, हर लोकल नेटवर्क का अपना ब्रीफ होता है। तो वैसे अच्छा फैसल साहब, मुझे ये बताएं कि TRT जो है, ये तो मुझे तो पता है कि क्या आपका नेटवर्क है, ज़ाहिर है तभी आपसे एक ताल्लुक है, दोस्ती है, उस्मान भाई से आपकी एक मोहब्बत है। लेकिन नाज़रीन के लिए बताइएगा कि TRT में पाकिस्तानी का क्या काम? टर्किश चैनल है, यहाँ तो हमें समझ में भी नहीं आता अगर हम उनसे, बल्कि यहाँ पर तो इस हद तक नाज़रीन मामला है कि अगर आपने टैक्सी बुक करानी है तो भी आपको ट्रांसलेटर का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे फिर वो गूगल ट्रांसलेटर हो आपके फ़ोन के अंदर मौजूद हो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पर टर्किश के अंदर टर्किश लोगों से बात करना। यहाँ पे इनको उर्दू नहीं आती, यहाँ पे इंग्लिश का भी बड़ा मामला ख़राब ही है। आप क्या कर रहे हैं? देखें, TRT के अगर हम देखें तो कोई 17-18 चैनल्स हैं जिसमें इनकी अपनी ज़बान में भी हैं, अरबी में भी हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में भी हैं। तो इनका एक चैनल जो है TRT वर्ल्ड है, जो कि इंग्लिश का चैनल है। और जैसे आपने अपना खुद कहा अभी कि इंग्लिश यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तो वहीं हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि यहाँ इंग्लिश लोगों को प्रॉब्लम है, इतना फ्लुएंट नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है इंग्लिश बोली जाती। तो उस वजह से हम लोग जिनका पाकिस्तान में या और दूसरे ममालिक में इंग्लिश जर्नलिज्म से ताल्लुक था, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी आई। और जब ये आज से 6 साल पहले ये चैनल लॉन्च हो रहा था तो इनकी एक टीम पाकिस्तान आई थी, वहीं से इन्होंने पाकिस्तानी हायर किए। तो अब यहाँ पे तकरीबन 20-25 पाकिस्तानी TRT वर्ल्ड, जो कि TRT का इंग्लिश इंटरनेशनल फेस है, उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी शिकायत लोगों को रहती है कि पाकिस्तानी चैनल्स जो है ना वो बहुत सनसनी फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो मार धाड़ की खबरें दिखाते हैं खबर को, बल्कि फवाद चौधरी साहब हमें नाराज़ भी होते हैं कि जी बात का बतंगड़ बनाया जाता है। उन्होंने एक नोटिस भी भेजा हुआ है उस्मान साहब, उस नोटिस के बारे में मैं नाज़रीन को बता दूं कि एक नोटिस हमें इस बात पे मिला है कि फवाद चौधरी साहब के भाई को जब उनकी खबर दिखाई गई तो फवाद चौधरी साहब को क्यों दिखा दिया। तो यहाँ पर किस किस्म की खबरें आप कवर करते हैं? क्या आपको यहाँ पर भी इस तरह के मामला होते हैं कि आपको क्राइम के हवाले से ज़्यादा प्रमोट करना पड़ता है? आप खुद कराची के, आपको पता है कराची में तो आज से 6 साल पहले जर्नलिज्म थी सिर्फ क्राइम रिपोर्टर्स की। यहाँ पे आपके लिए क्या खबरों का मयार क्या है, एजेंडा क्या है? देखिए, TRT वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो हमारा लोकल एजेंडा है ही नहीं। हमारा लोकल एजेंडा, अगर हमें कोई लोकल खबर कवर करनी भी होगी तो या तो कोई अच्छी खबर जैसे हमने आया सूफिया के हवाले से या टूरिज्म के हवाले से कवर कर ली, या फिर कोई इंटरनेशनल फोकस खबर हो जिसमें ज़ाहिर है सदर एर्दोआन की खबर हो, इनके फॉरेन मिनिस्टर की खबर हो, या कोई इंटरनेशनल ऑडियंस की खबर हो। हमारी टारगेट ऑडियंस क्योंकि इंटरनेशनल है, हमारा लोकल हमारी ऑडियंस ही नहीं, और वो हो भी नहीं सकते क्योंकि इंग्लिश है। तो इंग्लिश चैनल TRT के जो लोकल चैनल्स हैं वो लोकल खबर ज़ाहिर है कवर करते हैं। तो हम क्राइम तो हमें कवर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। टेररिज्म हमें कवर करना पड़ता है, खुदा न खास्ता कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, जो कि अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे इतने अरसे से नहीं हुए, वरना आप यहाँ बैठे हैं इस इलाके में भी आज से 5 साल पहले बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। पूरे इस्तांबुल में, तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों में ये होता रहा है। अब हालात कंट्रोल में, तो हमें क्राइम वगैरह या उस तरह जो लोकल जर्नलिज्म का प्रेशर है वो हमारे ऊपर नहीं है। हमें ज़्यादा खबर वही करनी है जैसे BBC में देखते हैं या अल जज़ीरा में देखते हैं। यहाँ के जो मकामी अखबारात हैं, मकामी TV चैनल्स हैं, उनका एजेंडा क्या है?
देखें, सनसनी बहरहाल पाकिस्तान से कम होती है। उसकी एक वजह है ज़रूर होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान की तरह नहीं है और अच्छा भी है ये। मतलब हम खुद पाकिस्तान में इतना अर्सा काम कर चुके हैं, लेकिन जितनी सनसनी पाकिस्तान में होती है वैसी नहीं। उसकी कुछ वजह गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई खुदा ना खास्ता टेररिज्म का इंसिडेंट हो जाए तो आप अपनी मर्जी से नंबर यहाँ नहीं बता सकते। यहाँ पे पाबंदी लग जाती है कि एक लाइन लग जाएगी, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ फुटेज भी। लाइव जिस तरह हम पाकिस्तान में कोई अटैक हो जाए लाइव कवरेज बता रहे होते हैं, बाकायदा बता रहे होते हैं कि दहशतगर्द कहाँ मौजूद है, वो यहाँ आप नहीं कर सकते क्योंकि लाइव कवरेज पे ही पाबंदी लगती है। तो सनसनी की कोशिश ज़रूर होती है, हर जगह ही होती है, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती ज़्यादा है और लॉज ज़्यादा हैं। और जैसे आप नोटिस की बात करें, यहाँ भी बड़ी जल्दी और बड़े आराम से नोटिस आ जाता है। अच्छा, उज़्मा अल करीम साहिबा का तो केस ये था, हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो फैमिली के साथ यहाँ पर रीलोकेट हो गई हैं, यहाँ पर मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली है। आप ज़ाहिर है कि जॉब के लिए पाकिस्तान से आए हुए हैं, आपके लिए भी लाइफ स्टाइल और मामलात ज़िंदगी उतने ही आसान हैं जितने किसी इमिग्रेंट के लिए हैं या जो यहाँ पर आ चुका हो या यहाँ का मकामी हो? देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 5 साल तकरीबन बच्चों की तालीम का भी बताइएगा। जी, 5 साल तकरीबन अब यहाँ हो चुके हैं। लैंग्वेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बच्चों की तालीम के हवाले से ये है कि हम जैसे लोग, जैसे मैं तो आपने जैसे जिक्र किया, यहाँ काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मैंने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि मैंने मुस्तकिल यहाँ रहना या नहीं। क्या पता नौकरी कल छोड़ के कहीं और चले जाएं। लेकिन अगर आपने ये फैसला कर लिया कि आपने तुर्की में ही रहना है तो फिर आपके तालीम के मसाइल भी इसलिए हल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ एजुकेशन टर्किश लैंग्वेज में है। वो बजट वाइज भी बड़ी चीप है, ऑलमोस्ट फ्री है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होते। हाँ, हम जैसे लोगों को तालीम का बच्चों की एक बहुत बड़ा मसला भी यहाँ है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, मतलब हद से ज़्यादा महंगे हैं। आप तो ये एक बहरहाल प्रॉब्लम है यहाँ पे अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया कि रहना ही यहाँ पे और टर्किश स्कूल्स में जा रहे हैं तो फिर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और वैसे रहना, अगर आप ज़बान बेसिक सीख लें तो बहुत सहल है। महंगाई पाकिस्तान के मुकाबले में शायद ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल सहूलियात भी ज़्यादा हैं, सुकून भी है और कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम एडजस्ट होने में हुआ नहीं। फिर हम क्योंकि पाकिस्तानी 15-20 लोग इकट्ठे भी आए हैं तो वो भी हमें शुरू में प्रॉब्लम नहीं हुई कि कोई खाना पीना भी, सबसे बड़ी बात हलाल खाना बहुत आसान से मिल जाता है। आपको मस्जिद भी मिल जाती है, अज़ान की आवाज़ भी आ रही होती है, तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ उस तरह की नहीं है और पाकिस्तानियों से बहरहाल मोहब्बत की जाती है। यहाँ पाकिस्तानियों से मोहब्बत की जाती है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। रिजवान जलाल साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक ब्रेक ले लूँ, मुझे इशारा कर दीजिएगा मैं क्या ब्रेक ले लूँ। मैं एक ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपके पास आएंगे। उज़्मा अल करीम साहिबा भी मौजूद हैं, उनके शोहर नामदार अल करीम साहब भी आ गए, उनसे भी पूछेंगे कि आखिर फैसला तो उन्होंने करना था ना यहाँ पे शिफ्ट होने का। उज़्मा साहिबा तो कह रही हैं कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ज़ाहिर है कि वो तो बड़ी आसानी से फ़्लाइट में बैठ के यहाँ आ गई और सुना है कि आर्ट्स काउंसिल के प्रोग्रामों के लिए पाकिस्तान चले भी जाती हैं। एक मर्द किस तरीके से यहाँ गुजारा करता है कि जब अपना सब कुछ छोड़कर वो पाकिस्तान से किसी और मुल्क में आ जाए तो गुजारा कैसे होता है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कारोबार की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तमाम ही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। उस्मान साहब से आखिरी में कुछ तारीख का चटखा लगा के प्रोग्राम का जो अगला पार्ट है उसको ख़त्म करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। मेरे अकब में खूबसूरत ब्लू मॉस्क है, जितनी मरतबा दिखाएं उतनी मरतबा ही कम है, क्योंकि ये मंजर ऐसा है कि जो दिल को मोह लेता है, आंखों के अंदर समाया जाता है और दिल चाहता है कि बार बार इस मस्जिद को, मुसलमानों की इस शान व शौकत को, इसके फ़न तामीर को, इन तमाम चीज़ों को बार बार देखा जाए। हमारे साथ अल करीम साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग, क्योंकि हम जब कल आए थे एयरपोर्ट से यहाँ पर, मैंने पहले भी तज़किरा किया था, बहुत रश था। इसका मतलब है आपको बहुत आसानी से यहाँ नहीं आए होंगे। मुझे उन्होंने बताया कि आप लोग रहते भी एशियन साइड पर हैं कि जो यहाँ पर आते आते बड़ा वक्त लग जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से आप यहाँ पे शिफ्ट हुए, मुझे आपकी अहलिया ने बताया कि यकदम हमने फ़ैसला किया यहाँ घूमते घूमते कि हमने जो है वो टर्की शिफ्ट हो जाना है। सिक्योरिटी है, खूबसूरत है, लाइफ स्टाइल ऊपर की तरफ जाता है, ना सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है बल्कि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। ये तमाम चीज़ें तो बताई, लेकिन एक पाकिस्तानी को समझाने के लिए कि तुर्की में उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरीके से आप अपनी जर्नी को शुरू करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। देखें, अगर हम किसी भी पाकिस्तानी को अगर यहाँ पे सेटल होना है तो सबसे पहला जो उसने अपने आप से सवाल पूछना है वो ये कि वो यहाँ पे आके करेंगे क्या, उसको आता क्या है। क्योंकि देखें, जिस काम का तजर्बा हो वही काम करें तो बेहतर है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं जो हूँ किसी ऑफिस के अंदर मैं काम करता हूँ, ठीक है, या मैं बैंक में काम करता हूँ, या मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, या मैं स्कूल में काम करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ या यहाँ पे मैं आके अपना ट्रैवल एजेंसी खोल सकता हूँ। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने सवाल अपने आप से ये करना है कि यहाँ पे आके करेंगे क्या, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा इशू लैंग्वेज का है। ठीक है।
आप इस वक्त सुल्तान अहमद में यहाँ पे हो सकता है कि 10 में से 5 लोग अंग्रेज़ी में बात करते हैं क्योंकि इर्द गिर्द सारे टूरिस्ट हैं। लेकिन जब आप मेन लैंड आप डाउनटाउन वगैरह की तरफ आप जाते हैं या शहर के अंदर कहीं पे भी आप ट्रैवल करते हैं तो अंग्रेज़ी में इनको 1 2 3 जो है वो भी नहीं आती। अगर आप उनको कहें कि भाई 2 3 4 उनको नहीं आता, राइट। अच्छा, अब ये उनकी एक ख़ास बात भी है कि उन्होंने अपनी ज़बान पे इस कदर मेहनत की है कि तमाम तर रिसर्च जो है, चाहे वो मेडिकल की फ़ील्ड में हो, इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में हो, उन्होंने उस पे बाकायदा मेहनत की है। तो इसलिए तमाम तर पढ़ाई जो है, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो या दूसरी तमाम फील्ड्स की भी हैं, वो इनकी अपनी टर्किश लैंग्वेज के अंदर दी जा रही है। ठीक है, तो बड़ी नेशनलिस्ट कौम है। दूसरा जो आपने बात की कि जो है यहाँ पे हम आने का जो है तो ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही इतना अच्छा है, मौसम खूबसूरत है, ठीक है, तो उसकी लोग भी खूबसूरत हैं, ये भी माने खूबसूरत है, इसीलिए तो फैसला किया था। आपने पूछा ना कि मर्दों के लिए कितना आसान है फैसला करना, तो इतनी खूबसूरती है यहाँ पे कि मर्दों के लिए तो बहुत आसान है। चले इस खूबसूरती पे फिर हम जब फारिग होंगे प्रोग्राम से फिर ज़रूर बात कर लेंगे, क्योंकि इस तरह नाजरीन जो है ना वो शायद सोचेंगे कि हम पता नहीं क्या चीज़ की बात करें। खूबसूरती से मुराद है तारीखी बिल्डिंग्स यहाँ मौजूद हैं, मौसम बहुत अच्छा है, खाने बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, लोग भी खूबसूरत हैं। मतलब ये एक इसको हमारे यहाँ शायद नेगेटिव लिया जाता है। अगर आप लोगों के लुक्स को देखें तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग तैयार हुए हुए वेल ड्रेस्ड आपको आसपास नजर आते हैं, गुड लुकिंग भी है, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। मैंने खाने पीने का आपसे पूछना, ज़रा बताइएगा, क्योंकि हम खाने पीने के बड़े शौकीन हैं और यहाँ पर हम अदाना कबाब और उर्फा कबाब ये बहुत खाते हैं। अच्छा, एक पाकिस्तानी को अगर यहाँ मूव करना हो, चैलेंजेस उसके लिए क्या होंगे? कितने पैसों के साथ यहाँ पर आना होगा? इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की होगी? इस तरह से आपने कहा कि कोई काम जो आप ना करते हो, यहाँ आके देखेंगे यार चलो मुझे ये काम करना चाहिए, ऐसा ना करें, वही काम जिसमें आपको महारत है उसके लिए आए, तो कितने पैसे लेके आए? अगर मैंने एक कारोबार खोलना है, मेरी वहाँ पर एक कोई दुकान थी अच्छी सी और मैंने यहाँ आके दुकान खोलनी है, अपने आप को रिलोकेट करना है, कितने पैसे चाहिए होंगे? क्या प्रोसीजर होगा? देखें, बिजनेस जो है वो बाद में आता है, पहले आता है रेजिडेंस। रेजिडेंस परमिट जो है वो बिजनेस के बेसिस पे नहीं मिल रहा, ठीक है, वो मिल रहा है रेजिडेंस की बेसिस पे। इसका मतलब ये कि आपने घर लेना है, ठीक है। शुरू का जो पहला साल है वो आपको टूरिज़्म के बेसिस पे टर्किश गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दे रही है कि आप आएँ, रहें, 1 साल घूमें फिरें और फिर फैसला करें कि आपने इस मुल्क में क्या करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है। और वो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि $2.5 लाख के अंदर जो है वो नेशनैलिटी मिल जाती है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल है, लेकिन उसका एक ऑल्टरनेट वे भी है और वो ये है कि आप किसी भी वैल्यू की अपने लिए एक प्रॉपर्टी लें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसके बेसिस पे अपना रेजिडेंस अप्लाई करें और उसमें रहते हुए फिर आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है और उस क्राइटेरिया को मीट करते हुए आप एलिजिबल होते हैं नेशनैलिटी के लिए 5 साल के बाद उसी एड्रेस पे रहते हुए, ठीक है। फिर आते हैं बिज़नेस की तरफ। बिज़नेस ज़रा मुख्तलिफ है, टैक्सेस बहुत हाई हैं। दूसरा, आप अगर जैसे पाकिस्तान के अंदर हम होता है ना कि हम एक होता है प्रोप्राइटर, यहाँ प्रोप्राइटर कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आपको हर कंपनी को एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो फॉर्म करनी पड़ती है। पाकिस्तान में क्या है कि आप बताते हैं कि मैं ये एक आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एंड एसोसिएशन है, उसमें आपने तमाम स्कोप ऑफ बिजनेस लिख दिया कि मैं इसमें ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, जो नहीं करेंगे वो भी लिख दिया और आप सब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इवन अगर आपने वो तमाम स्कोप मेंशन किया है, आप वो सारे काम नहीं कर सकते क्योंकि आपको हर एक काम को करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है कि आप बिज़नेस रजिस्टर तो कर सकते हैं, 2 दिन में आपकी कंपनी फॉर्म हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी। चलाना मुख्तलिफ काम है, चलाने के लिए आपको वर्क परमिट चाहिए एंड बीइंग अ फॉरेनर आप जब अपने लिए वर्क परमिट इशू करते हैं तो 5 नेशनल्स को आपने हायर करना है। अब जब आप 5 नेशनल्स को हायर करते हैं तो एक इंडिविजुअल नेशनल पे जो कॉस्ट है वो 5,000 लीरा महीने का है, उसका सिक्योरिटी और टैक्स वगैरह हर चीज़ मिला के, तो 5 लोगों का ये 25,000 लीरा का महीने का पेरोल जो है ज़रा मुश्किल है। तो या तो वो बिज़नेस का स्कोप इतना लार्ज हो, ठीक है, और जब मैं इस स्कोप की बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी उस बात का भी जवाब दे रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए कितना अमाउंट होना चाहिए। तो अगर 2 साल का पेरोल आप मैनेज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का और अपना वर्क परमिट और साथ ही साथ अपने महीने के अखराजात का,
ठीक है। अच्छा, आप क्या करते हैं अलकरीम साहब? ये मैंने बात आपकी बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ गया कि ऐसे मुंह उठा के नहीं आ जाना यहाँ पे 2-4-5 करोड़ रुपए लेके कि जी जाके कुछ कर लेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान में लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि पैसे हैं, घर बेच दिया, जेवर बेच दिया और जाकर जो है वो जाके आराम से बैठ जाएंगे वहाँ पे, एक कारोबार कर लेंगे, कारोबार के बाद जो है वो कुछ ना कुछ कमा लेंगे। अलकरीम साहब का कहना है अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कि ऐसा हमने नहीं करना। मुझे सिर्फ एक आखिरी चीज़ बताइएगा, मैं थोड़ा सा आगे की तरफ जाऊँ, कि यहाँ पर कैसा आपको लाइफ स्टाइल मिलता है? अच्छा मिलता है, बुरा मिलता है, मुनासिब मिलता है, दरमियाना मिलता है, ये बताइएगा। और साथ साथ क्लोजिंग ये कीजिएगा कि यहाँ आने के बाद चैलेंजेस आपने क्या फेस किए? देखिए, 2-4-5 करोड़ की जो आपने बात की वो एक बहुत अच्छा अमाउंट है, क्योंकि 4.5 करोड़ में तो नेशनलिटी हो जाती है। तो अगर किसी के पास जो है वो 4-5 करोड़ मौजूद हैं तो वो आके नेशनलिटी ले ले, ठीक है। अगर उसने पाकिस्तान से बाहर जाना है बच्चों की बेहतरी के लिए, एक फ्यूचर के लिए, तो उस पर्सपेक्टिव में आपके दूसरे सवाल का भी जवाब है कि लाइफस्टाइल वाकई में इतना अच्छा लगा हमें यहाँ का, और प्लस पाकिस्तानियों से इस कौम की जो मोहब्बत है और हमारी भी इनसे मोहब्बत है, ठीक है। तो एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है पाकिस्तान का और तुर्की का। उस वजह से फिर हमारे लिए ये फ़ैसला बड़ा आसान था कि हम यहाँ पे मूव हों, ठीक है। तो लाइफस्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ बेहतर है। कॉस्ट ऑफ लिविंग देखें, पेंडेमिक के बाद क्योंकि सप्लाई चेन इतनी डिस्टरप्ट हुई है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है, लेकिन टर्किश गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को कंट्रोल कर रही है और हमें उसके इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है अलकरीम साहब। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद कासिम सूरी साहब हमें यहाँ पर तमाम चीज़ों को देखते हुए नज़र आए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कासिम सूरी साहब से पूछेंगे कि वो क्या चीज़ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जब वो पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं तो पाकिस्तानियों के लिए क्या जज्बा वो यहाँ पर महसूस करते हैं। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान जनाब कासिम सूरी साहब हमें इस खूबसूरत मस्जिद आया सूफिया की इस मस्जिद के बिल्कुल सामने हमें मिले हैं, इत्तफाक से मिले हैं। इनकी बड़ी मोहब्बत थी कि जब हमने इनसे गुजारिश की तो उन्होंने कहा कि ज़रूर बात कर लेंगे। जनाब बहुत शुक्रिया आपका। तुर्की आप आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर यहाँ पर टूरिज़म और पाकिस्तानियों से मोहब्बत जो है उसके जज्बे को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, आपको पता है कि तुर्क जो है वो बरादर कौम है हमारी, और एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तानियों की बहुत इज़्ज़त करता है और पाकिस्तानी भी अपने तुर्क भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कैसा आपको यहाँ पे तारीखी मंजर जो है और यहाँ पे रहन सहन और सारा कुछ जो कुछ आपने अब तक देखा उसका कुछ एक्सपीरियंस लोगों से शेयर कीजिएगा। मैं अभी पहुँचा हूँ यहाँ पे और आपको पता है कि बहुत खूबसूरत इलाका है, और जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पे ब्लू मॉस्क है, तारीखी मस्जिद है, फिर आय सूफिया है पीछे जो भी इन्होंने मस्जिद में तब्दील कर दी है दोबारा, तो बहुत ही खूबसूरत इलाका है। अयूब अंसारी यहाँ पे आए थे, उनका यहाँ पे मज़ार है और बहुत तारीखी यहाँ पे जगहें हैं और मुसलमान मुल्क है, खाना पीना बहुत अच्छा है। आप अगर टूरिज़म के हवाले से भी अगर आप देखना चाहते हैं, तारीख़ से वाबस्तगी हो आपको, तो यहाँ पे बहुत ही तारीख़ी आपको जगह मिलेंगी। यहाँ पे आपको प्यार करने वाले लोग भी हैं, और अभी तो कोरोना की वजह से टूरिज़म यहाँ पे भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ है। मईशत इनकी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई है, इनका भी डॉलर के मुकाबले में इनका जो लीरा था वो काफ़ी गिरा है। तो अभी दोबारा तकरीबन मेरा ख्याल कोई हफ़्ता ही हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने जो है वो रिस्ट्रिक्शन अपनी ख़त्म की है कोरोना की। तो मैं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था वियना, तो वापसी में मेरी इसी एयरलाइन से, तुर्क एयरलाइन से मैं गया था, तो एक दिन का यहाँ पे मेरा स्टे है, फिर मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगा। अच्छा कासिम सूरी साहब, पाकिस्तान में लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम अपने मुल्क की हिफाजत करें, उसको दुनिया से देख करके दुनिया में क्या अच्छा हो रहा है अडॉप्ट करें। यहाँ पर आपने ऐसी कौन सी चीज़ें देखी कि जो आप समझते हैं कि पाकिस्तानियों को बहैसियत कौम अपनानी चाहिए इस कौम की तरह की, जिसका एक बेशक बहुत शानदार तारीख़ है, बहुत शानदार माजी है, लेकिन सीखते तो हम अपने माजी से ही हैं। हमें बहैसियत पाकिस्तानी तुर्क कौम से क्या सीखना चाहिए? देखिए, तुर्क आपको दुनिया में कहीं पे भी मिलेंगे, अपनी ज़बान पे, अपने सकाफ़त पे, अपने जो है वो कल्चर पे उनको फ़ख्र होता है, वो अपनी ज़बान बोलते हैं। आप यहाँ पे चले जाएं, हर एक आपसे तुर्क में बात करेगा। तो हमें भी जो है वो अपनी ज़बान, अपनी सकाफ़त पे फ़ख्र होना चाहिए, उस पे उसको प्रमोट करना चाहिए। तो ये कौम जो है वो हर जगह आप देख लें, तुर्क कहीं पर भी हों, वो अपनी ज़बान बोल रहा होगा। मैं भी यूरोप से होके आ रहा हूँ, वहाँ पे भी बहुत तुर्क मिले। तो तुर्क जो है वो एक अच्छी कौम है, और ये कौम जो है वो
और हम पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करने वाली कौम है। बहुत शुक्रिया कासिम सूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे साथ एक पाकिस्तानी तालिब इल्म मौजूद है, शहाब इनका नाम है। शहाब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए? आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लोग किस किस जगह पर आकर किस किस डिपार्टमेंट में पढ़ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहाबुल इस्लाम है और मैं बिलोंग करता हूँ एबटाबाद से, पाकिस्तान में। आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट इन मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी अंकारा, और मेरी जो यूनिवर्सिटी है इट्स वन ऑफ द बेस्ट, इट्स एक्चुअली द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन टर्की एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड। और मेरी यूनिवर्सिटी की सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की रैंकिंग है दैट्स अराउंड 105, तो इट्स क्वाइट अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई एम इन माई थर्ड ईयर राइट नाउ। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप यू जस्ट नीड टू अवेल। हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता इतना, इसलिए उनको वो अप्लाई नहीं कर सकते। इनका एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसका नाम है तुर्की बुर्सलारी प्रोग्राम, और उसमें आपका सब कुछ फंडेड होता है। उसमें आपको इवन एयरप्लेन टिकट भी मिलता है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, तो दैट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, मेरे अपने जानने वाले बहुत सारे हैं। उसके अलावा लेकिन आप यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ तो हमने देखा कि लोग टैक्सी वाले को भी समझ में नहीं आता कि किस ज़बान में क्या उससे बात की जा रही है, लैंग्वेज बैरियर नहीं आता, किस ज़बान में पढ़ते हैं? यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी जो यूनिवर्सिटी है, सिंस आई टोल्ड यू इट्स वन ऑफ द बेस्ट, तो द एजुकेशन इज़ इन इंग्लिश, इसलिए हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इन साइड द यूनिवर्सिटी इट्स नॉट अ बिग डील, बट व्हेन यू गेट आउटसाइड तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली होता है, आपको टर्की सीखनी पड़ती है। इसीलिए हम जब यूनिवर्सिटी आए थे तो हमने अपने फर्स्ट ईयर में टर्किश का कोर्सेज वगैरह ले लिए थे, जिससे हमें नो हाउ हो गई थी कि हम एटलीस्ट बेसिक कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे। तो लैंग्वेज कैसे होता है कि जैसे जैसे आप सीखते हैं आपको उसी के साथ बोलनी आती है, आप बातें करते हैं तो आपको बोलनी आती है, तो यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट फॉर दैट। चलें, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। आया सूफिया भी मौजूद है, ब्लू मॉस्क भी मौजूद है, मुसलमानों की शानदार तारीख़ का एक तस्करा है, शानदार तारीख़ का एक अक्स है। बहुत सी बातें रह गई, मोहम्मद उस्मान साहब की तरफ हमने आना था, उस्मान अल करीम साहिबा की तरफ आना था, बहुत सी बातें रह गई लेकिन वक्त महदूद था। सिर्फ इसी जुमले के साथ इख्तिताम करूँगा कि पाकिस्तानी भी एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कौम है। तुर्क माशरे से हमें सीखना होगा, इनकी तारीख़ से सीखना होगा, मुसलमानों की तारीख़ से सीखना होगा, खिलाफत उस्मानिया में किस तरीके से इस्लाम का उरूज रहा, इस बात से सीखना होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।